हेलो, माई सेल्फ ऋतु दुबे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी अरित्र ट्यूटोरियल्स में। तो हम बात करें मैथ्स के बारे में, तो सबसे पहली बात तो लेट्स मेक मैथ्स ईजी। ईजी कैसे बनाएंगे उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। मैथ्स टफ नहीं होता बेटा। सबसे पहले यदि आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू फाइंड कि मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट तो हम उस पर काम करेंगे, कैसे उसको ईजी बनाना है, कैसे उसको फ़न बनाना है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। देन आप यदि क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स कितना आसान चीज़ है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। यदि हमको कंसेप्ट समझ में आ जाए और हम उसकी प्रैक्टिस कर लें और हम क्लास में ध्यान दें तो मैथ्स भी वैसा ही है जैसे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है मैथ्स में। एंड मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपका जो बेसिक्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बेसिक छोड़ दिया और आगे के क्वेश्चंस करने लग गए। तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब 10th क्लास में आपके पास इंटीजर्स नाम से कोई चैप्टर नहीं है, आपके पास रैशनल नंबर का चैप्टर नहीं है, पर सारे कंसेप्ट जो हमने इंटीजर्स में पढ़े, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े, जो हमने इसमें रैशनल नंबर में पढ़े, वो सारे कंसेप्ट हमारे 10th में भी काम आएंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जैसे ही हम एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो क्वेश्चन रैशनल नंबर का बन जाता है। तो हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ही समझाऊंगी हर क्वेश्चन को। जहाँ जो बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होगा, यदि आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि क्लियर नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कंसेप्ट को ध्यान से देखें, क्लास को ध्यान से अटेंड करें, जो भी बताया जा रहा है उस पर फोकस करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस की, कि आपकी बुक में इस साल है क्या क्या। अब आप 10th में आ गए, 9th ओवर हो गई, 10th में आ गए, तो 10th में पुराना क्या है एंड 10th में नया क्या है। तो आपका 10th में आपके टोटल 7 यूनिट्स में आपका मैथ्स डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपने नंबर सिस्टम का भी नाम सुना है, अलजेब्रा भी सुना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सुना है। ज्योमेट्री से भी आपका 9th में काफ़ी अच्छा परिचय हो चुका है। ये एक चीज़ है जो बिल्कुल नई है। मेंसुरेशन यू नो, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी यू नो। बट इस साल डेफिनेटली हम 9th से 10th में आए हैं तो देयर विल बी सम डिफरेंस, सम हाई लेवल विल बी देयर। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। आप छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स, हाँ, डेसिमल्स, नंबर्स, और फिर आपने 9th में पढ़ा नंबर सिस्टम जिसमें हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब 10th में हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। यू नो दैट ऑल रैशनल एंड इरेशनल्स कंबाइंड टुगेदर गिव यू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में इस साल हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, उसमें बड़ी इजी आपकी बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम उसकी हेल्प से प्रूव कर पाते हैं। नंबर्स के बारे में बिना कुछ किए हम देख करके बता सकते हैं कि इस नंबर की ये चीज़ कुछ होगी या नहीं होगी। जैसे यदि आपको पूछ लिया कि 6 टू द पावर n कभी 0 में एंड होगा कि नहीं होगा। यदि n इज़ एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर मीन्स n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। आपको पता है नेचुरल नंबर डज नॉट एंड, बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम अभी बता सकते हैं कि 0 में एंड नहीं होगा। 5 की पावर n 0 में एंड होगा या नहीं होगा, हम अभी बता सकते हैं। हाँ, किसी भी नंबर को 0 में एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 बोथ होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, इसमें 5 है पर 2 नहीं है, उसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। कोई नंबर 5 में एंड होगा कि नहीं होगा तो हम पावर्स कर करके नहीं देखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपकी इस चैप्टर में कवर होती है। फिर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो इस साल हम उनकी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे कि वाई √2 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल। तो 9th में जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि उसमें रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। रेशनलाइजेशन में देयर वर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थी आपकी। रूट में, डिनोमिनेटर में, डबल रूट वाले, 3 डिनोमिनेटर में नंबर्स, और भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी सिंपल थ्योरेटिकल टाइप ऑफ चैप्टर जिसमें आप बड़े आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स लाना इज़ वेरी ईजी, क्योंकि ये बड़ा इजी कंसेप्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 6th क्लास के कंसेप्ट पे हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हाँ, HCF, LCM, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो उसी 6th क्लास की मैथ्स को आप देखेंगे शुरू के 2 चैप्टर, तो आपको यही याद आएगा 10th में पढ़ने के बाद। तो ये आपका कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है। अब हम बात करें यदि आपकी अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में देर आर 4 चैप्टर्स। फर्स्ट इज पोलिनोमियल्स, सिमिलर एज 9th, नो। यहाँ पर पोलिनोमियल्स का वेट भी बहुत कम हो गया है।
पोलिनोमियल्स का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम हो गया है। लास्ट ईयर आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ थी, इस साल आपकी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इस साल आपका सिंपली जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़, अल्फ़ा बीटा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपर्टाइज इन पोलिनोमियल्स। बाकी बड़ा इजी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू 9th। यदि आप कंपेयर करो तो दिस इज़ वेरी इजी, मतलब रियल नंबर्स और पोलिनोमियल्स दोनों 9th के कंपैरिजन में बड़े आसान हो गए हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपने 9th में भी पढ़ा था, बट 9th में आपने क्या पढ़ा था, सिर्फ ग्राफ बनाना। 9th में सिर्फ आपको ग्राफिकल सिखाया गया था कि ग्राफ बनाना और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। 10th में हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ऑब्वियसली अब 9th से 10th में आए तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, तो इसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, एज वाली, डिस्टेंस, टाइम, रेशो, टाइम एंड वर्क वाली, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, देयर आर सेवरल नंबर्स। मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत वैरायटी की है, 2 डिजिट नंबर, पर करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि दे आर फ्रॉम हमारे आसपास के सराउंडिंग से ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो उनको करने में भी बड़ा मज़ा आएगा आपको। और इसके अलावा हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे। पिछले साल हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ी थी, इस साल हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट पोर्शन क्या होता है या बच्चों के लिए चैलेंजिंग क्या होता है। इक्वेशन सॉल्व करना बाय एवरी मेथड, एवरी स्टूडेंट लर्न। प्रॉब्लम इज़, हर बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, जिनको होती है, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे एंजॉय दिस। तो जिसको प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करना। तो वो मैं आपको बहुत आराम से बिल्कुल ईजी वे में सिखाऊंगी। हर कंसेप्ट के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एकदम इजी लगने लग जाए। आपको एज का क्वेश्चन हो, 2 डिजिट नंबर हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम से आपने इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना हर बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिस इज न्यू फॉर यू। आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था, ax² + bx + c, है ना, उसी के आगे हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो दैट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 थी, उसका 1 रूट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज़ आएंगे, है ना, इसके 2 आंसर्स आएंगे। तो ये बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगा। अगेन देयर विल बी लॉट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी करनी पड़ती है, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता। तो इसमें भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। फिर आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो बड़ा प्यारा सा छोटा सा है, जो आपकी हर क्वेश्चन को, मतलब वो रामबाण है। हमको कोई भी क्वेश्चन हमसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, हम उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, हमारा 100% आंसर आ ही जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी चैप्टर है। इसको मतलब जनरली आप एक बार कर लेते हो ना तो आप लाइफ लॉन्ग क्वाड्रेटिक फार्मूला भूलोगे ही नहीं, है ना। जिसने भी मैथ्स लिया है, मैथ्स पढ़ा है, और यदि आप मैथ्स लेने वाले हैं तो 11th में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दिस इज़ अ न्यू इंट्रोडक्शन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि यदि हम कोई भी ऐसे देखें कि 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, इस तरह से यदि हमारे नंबर्स किसी स्पेसिफिक पैटर्न में लिखे हैं कि हमने इसको 5 - 2 किया 3 है, 8 - 5 इज़ ऑल्सो 3, 11 - 8 इज़ ऑल्सो 3। इफ़ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो नंबर आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें इसमें निकालना है कि इसकी 10th टर्म क्या होगी, या 123 टर्म क्या होगी, या उन सबका सम क्या होगा। तो उसके लिए बड़े आसान से 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, उसकी हेल्प से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। और इसमें भी बड़े मज़ेदार वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आसपास की लाइफ से, कि यदि हमने पेड़ लगाए, हर क्लास के बच्चों ने एक ट्री लगाया, फर्स्ट क्लास ने 1, सेकंड क्लास के बच्चों ने 2, थर्ड क्लास के 3, 10th क्लास के बच्चों ने 10 पेड़ लगाए, तो पूरी क्लास स्कूल मिल करके 1st to 12th कितने पेड़ लग जाएंगे। बहुत सारे बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको करने में बड़ा मज़ा आता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। कि एक चोर भागा, एक चोर यदि कोई चीज़ चुरा करके भागा और उसके 1 मिनट बाद, और ये यदि यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा है, और 1 मिनट बाद एक पुलिसमैन उसके पीछे भागना शुरू किया उसको कैच करने के लिए, और उसकी स्पीड क्या है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद वो हर मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा रहा है कि 11 मीटर पर सेकेंड, अगले में 12 मीटर पर सेकेंड। तो कितने मिनट में वो उस पुलिस वाला उसके चोर को पकड़ लेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कैच द थीफ। बड़े मज़ेदार वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसके भी फॉर्मूले आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। बहुत मज़ा आता है इसको करने में, क्योंकि ये भी आप यदि मैथ्स लेंगे तो ये 11th में भी आएगा। और ये चैप्टर आपने पहले नहीं पढ़ा, बट इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी, जस्ट बेस्ड ऑन 3 फॉर्मूलाज। वो सब हम बाद में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, ये मिला करके इनका वेटेज है 20 मार्क्स का।
नंबर ऑफ़ पीरियड्स देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो CBSE वाले लिखते हैं, वी डोंट फॉलो दैट, हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ा था, पर 9th में जो आपने पढ़ा था वो बड़ा छोटा सा था। यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन आएगी कि यदि हमारे पास ये हमारा क्वाड्रेंट है, आपको पता है 1st, 2nd, 3rd, 4, यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, नाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ वेरी इजी। और यदि हमारा इनके बीच में यदि कोई तीसरा पॉइंट आ गया तो उसने इनको सपोज़ किसी रेशो में डिवाइड कर दिया, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। हमको यदि रेशो नहीं पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम वो रेशो भी निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, यदि हमारे पास 3 ये हैं वर्टिसेस और हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं, दे आर कोलिनियर और नॉट। और ये सब करने के लिए हमारे पास सिंपली देर आर 3 फार्मूलाज। वन इज डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सेक्शन फार्मूला से एक मिड पॉइंट फार्मूला निकलता है, और चौथा है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस उस पर बेस्ड आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड इसका वेटेज 6 मार्क्स है। एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी लेवल इट्स वेरी सिंपल। तो ये 6 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत आसान है। बस संग में प्रैक्टिस करनी है, और कहाँ गलती होती है वो मैं आपको हर जगह हर क्वेश्चन में आई विल टेल यू कि कहाँ पे मिस्टेक्स होती है। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री। जो लोग 9th में ज्योमेट्री से परेशान हो गए थे कि देयर वर 6 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री, इस साल आपके सिर्फ 3 चैप्टर हैं ज्योमेट्री में। फर्स्ट इज ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में हमारा पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी था, इस साल हमारा सिमिलैरिटी है, एंड सिमिलैरिटी इज़ मच ईजियर देन कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो उसके बारे में बातें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। उसके अलावा आपका सर्कल्स है। यदि आपको 9th में सर्कल्स ने भी बहुत परेशान किया तो 10th में नहीं करेगा। देयर इज़ ओनली 1 एक्सरसाइज। देयर आर ओनली 3 थ्योरम्स एंड 1 एक्सरसाइज। सिंपल कंसेप्ट, बहुत आसानी से आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। फिर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। थोड़ा सा हम साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, जब आपको सिखाया जाए तभी आप बैठ कर के साथ में बना लें, तो आपको कंस्ट्रक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग जो लग सकता है वो है ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स में आपका पाइथागोरस थ्योरम जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं उसका प्रूफ इस साल पढ़ेंगे। हमने मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ लास्ट ईयर करा था, उसको हम फिर से इस बार थेल्स थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चंस इजी हैं। पाइथागोरस के बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं जो आपने 7th क्लास में किए, वैसे ही कंसेप्ट पे हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज़ अ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर यू, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। इसमें बड़ा मज़ा आता है इसको करने में, और यदि आप मैथ्स लेने वाले हैं तो आगे आपको 11th 12th में खूब ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। यदि नहीं लेने वाले हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ईयर फॉर टेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी हेल्प से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी है, और दोनों मिला करके देयर आर 12 मार्क्स का वेटेज है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। यदि आपको कोई भी कहे कि ट्रिग्नो डिफ़िकल्ट है तो उसकी बात कान में जाने ही मत दो, डोंट लिसन टू हर। ट्रिग्नो बहुत इंटरेस्टिंग है। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू फॉलो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, नंबर 1। नंबर 2, यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला। जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसकी शुरू की 3 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें आपके अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग पोर्शन इज़ आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसमें हमारी सारी आइडेंटिटीज़ मिक्स होकर के कभी हम किसी को क्या लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं, पर वो भी हम ध्यान दें तो हम सीख जाते हैं, एंड देन वी एंजॉय ट्रिग्नोमेट्री। पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे क्लास में, हम पहले से माइंड सेट कर लेंगे कि इट्स डिफ़िकल्ट, तो हमें डिफ़िकल्ट ही लगेगी। तो आप ये सोच के चलें कि ट्रिग्नो तो बहुत मज़ा आने वाला है करने में। ट्रिग्नो में है क्या बेसिकली देखें हम। यदि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। इफ़ यू हैव अ राइट ट्राइंगल, तो आपको पता है कि जो भी 90 डिग्री है उसकी अपोजिट साइड इज़ हाइपोटेनियस। यदि मैं इसको A, इसको B, इसको C बोल दूँ तो 90 की अपोजिट साइड इज़ हाइपोटेनियस। और जैसे अपन इक्वेशंस में अननोन वैल्यू को हम x ले लेते हैं, तो यहाँ पर अननोन एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। थीटा इज़ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो यदि मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया, तो एंगल हमेशा ट्रिग्नो में कहाँ फॉर्म होता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। तो दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 के अपोजिट एक ही साइड हो सकती है, और एंगल के अपोजिट साइड इज़ परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपकी हाइट है, हाइपोटेनियस है। अब इनका रेशो निकालना शुरू करें। रेशो मीन्स 2
साइड्स को हम एट अ टाइम डिवाइड करें तो हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल। तो आप देखें कि आप P को H से डिवाइड कर सकते हैं, आप B को H से डिवाइड कर सकते हैं और आप P को B से डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर दिस 3 कॉम्बिनेशंस, राइट। अब हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम H अपॉन P कर दें, हम इसका H अपॉन B कर दें और हम इसका B अपॉन P कर दें। तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर ओनली 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। 2 एट अ टाइम यदि हम आपस में डिवाइड करना शुरू करें तो हमें ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं। तो इन्हीं के जो नाम हैं दे आर फिक्स। तो ये जो P अपॉन H है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। ये आपका B अपॉन H को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नोन एज टेन थीटा। जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इनके रेसिप्रोकल हुए तो कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, टेन का रेसिप्रोकल इज कॉट एंड साइन का रेसिप्रोकल इज नोन एज कोसेक। ये सब भी एब्रीविएशन है, जैसे कोसेक इज एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट, टेन इज ऑफ टेंजेंट, साइन इज ऑफ SINE साइन, कॉस इज कोसाइन। हाँ, तो ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो इनके ही बारे में फर्स्ट में हम PBH के रेशो पे पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड में हम एंगल्स की वैल्यू करेंगे, थर्ड में हम 90 माइनस थीटा के क्वेश्चन करेंगे एंड फोर्थ एक्सरसाइज विल बी आइडेंटिटी। तो बड़ा मज़ा आता है ट्रिग्नो करने में और इंटरेस्टिंग है। और एंगल्स आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें हमारे पास यही होता है कि हमारे पास यदि एक राइट ट्राइंगल है और हमने इसमें यदि हमको एंगल पता है और हमें इन तीनों में से कोई भी एक साइड पता है तो बाकी के दो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आप ज़मीन से खड़े होकर किसी टावर के टॉप को देख रहे हो, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, आपको ये बेस डिस्टेंस पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। यू कैन, यदि आप हाइट पता है आपको टावर की तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। पतंग उड़ा रहे हो, ये पतंग की पोजीशन है तो आपका मंजा कितना लंबा है, डोर, वो कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे आपकी डेली लाइफ के आसपास के क्वेश्चन है कि बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा है, स्टेचू है पेडेस्टल के ऊपर, एक टावर से दूसरे टावर को देखा, हाँ, नदी के आसपास आप खड़े हो गए और ब्रिज पे से झांक रहे हो तो नदी कितनी चौड़ी है। तो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब इस साल जो आपकी एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम फ्रॉम रियल लाइफ, मैक्सिमम चैप्टर्स आपके रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, जिसमें आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट इज मेंसुरेशन। तो इसमें आपका 2 टॉपिक्स हैं, दे कैरी 10 मार्क्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो आपने 7th में पढ़ा था, हाँ, कि यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने यहाँ से 3 सेक्टर्स कट कर दिए तो इसका एरिया निकालो। तो इस साल हम एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ेंगे, दैट्स अ न्यू थिंग। बाकी कंसेप्ट हमारे उसी तरह के होंगे कि स्क्वायर में हमने यदि 4 सर्कल्स बना दिए इक्वल रेडियस के तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो या अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, काइंड ऑफ। बहुत सारे आपने 7th में यदि RS अग्रवाल से क्वेश्चन किए होंगे तो आपको NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन 7th की याद दिलाएंगे। एंड एडिशनल आपका वही है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सो देयर आर 2 फॉर्मूलाज फॉर दैट एंड इट्स वेरी सिंपल, बड़े आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको पता ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हमने 9th में भी पढ़ा। 9th में हमने क्या पढ़ा था, स्फेयर, हेमीस्फेयर, सिलेंडर, कोन, है ना। कोन भी पढ़ लिया हमने, क्यूब और क्यूबाइड पढ़ लिया। इस साल नया क्या है, इस साल नया है आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। व्हाट इज़ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन? यदि हमने किसी कोन को बेस के पैरेलल, हाँ, किसी पॉइंट से कट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ऊपर वाला पोर्शन जो मुझे मिलेगा दिस विल बी अ कोन, और जो नीचे वाला पोर्शन है दिस विल बी नोन एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसको यदि उल्टा कर दो तो तुम्हें याद आएगा कि जब तुम आइनॉक्स में जाते हो और मूवी के बीच में इंटरवल में पॉपकॉर्न लेके आते हो तो उसका शेप जो टब का होता है वो आपका इसी का होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। आपका गिलास का शेप, पानी पीते हैं गिलास का शेप, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। आपकी बकेट, हाँ, इसको उल्टा कर दें तो ये आपकी बकेट है, या आपकी बैडमिंटन की शटल, इसके नीचे एक हेमिस्फेयर फिक्स कर दो तो दिस इज योर बैडमिंटन की शटल कॉक। ठीक है, तो ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, तो इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा नया क्या है, 9th में सीधे सीधे फॉर्मूला था, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आपको कॉम्बिनेशन है कि आपने उठा करके एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया, जो आइसक्रीम खाते हैं हम, या हमने इसको उठा करके एक सिलेंडर में डाल दिया और इसमें पानी भरा हुआ था, कुछ पानी ढुल गया तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना या कितनी हाइट तक गिरा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। या हमने एक क्यूब लिया और क्यूब के ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया, तो अब हमको इसका एरिया निकालना है। या हमारे पास एक सिलेंडर है और हमने इधर से एक हेमिस्फेयर काट के इधर से हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया, अब रिमेनिंग शेप का आप सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स,
ये हमको इस साल पढ़ना है। और दूसरा वही कि हमने इसको मेल्ट करके ये बना दिया, उसको मेल्ट करके वो बना दिया, या हमने एक बॉल ली, उसको मेल्ट करके हमने बहुत सारे कोन्स बना दिए। तो नंबर ऑफ कोन्स निकालो या हाइट निकालो या रेडियस निकालो, वन ऑफ द थिंग विल बी वेरिएबल विच यू कैन कैलकुलेट। तो ये आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूले जो आपने 9th में पढ़े थे वो सारे काम आएंगे। एडिशनल हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, फ्रस्टम के फॉर्मूलेज हम इस साल पढ़ेंगे, पर वो भी कोन से रिलेटेड ही है। कोन के यदि आपको याद है तो यू कैन कंपेयर एंड रिमेंबर दो, देन देयर इज़ नो इशू। तो ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आप एक बात देखो मज़ेदार, कि ये 2 चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स के और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला 6 मार्क्स का है, जिसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं, बड़ा आसान सा चैप्टर है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफ़िकल्टी लेवल है बिकॉज कैलकुलेशंस, सही पकड़ा आपने, कैलकुलेशंस हैं। हाँ, 10th में अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ आपके 3 चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, बाकी के सारे 12 चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। हाँ, फर्स्ट में भी कैलकुलेशन आएगी, रियल नंबर्स में HCF निकालने के लिए कैलकुलेशन लगेगी। तो आपको 3 चैप्टर छोड़ के 12 चैप्टर में आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस काम आएगी। तो आपको मैथ्स के टेबल्स यदि याद हैं तो आपका बड़ी हेल्प मिलेगी। आपको यदि स्क्वायर्स याद हैं तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू कैलकुलेट, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्वाड्रेटिक में, कोऑर्डिनेट में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जब स्लांट हाइट निकालोगे, है ना, आपको 6-7 चैप्टर है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, AP में, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट याद कर रखे हैं तो आपके लिए चुटकी का खेल हो गया कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। उससे 2 एडवांटेज होते हैं, एक तो हमारा टाइम नहीं लगता कैलकुलेट करने का, दूसरा एक्यूरेसी रहती है, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, हम गलती करेंगे ही नहीं, हम गलती करेंगे नहीं तो हमारा सही होगा, हमें मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, दैट विल बी अ श्योर इवेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो आपने 9th में भी पढ़ा है। तो इसका भी वेटेज आप देखो एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी लेवल 11 मार्क्स, वो 2 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स एंड दिस इज़ ऑफ 11 मार्क्स। तो ये भी बहुत ईजी टू स्कोर है, प्रोबेबिलिटी सेम है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कार्ड्स के, ताश के पत्ते आ गए आपके, है ना, किंग, क्वीन, जैक, एस, वो सब आ गए, कार्ड, क्लब, स्पेड, वो सब हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। हमने 2 डाइस संग में थ्रो कर दिए, तो हमें सैम्पल स्पेस बनाना है खुद इस साल और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी किसी को भी बुरा लगता है, प्रोबेबिलिटी सब इंजॉय करते हैं। स्टेट्स में मीन, मोड, मीडियन वही है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ ग्रुप्ड डेटा का ही है और उसके बड़े आसान से फॉर्मूले हैं और बड़ी आसान सी ट्रिक है, मैं आपको सिखा दूंगी, तो आपकी इसमें गलती होगी ही नहीं, है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो भी बच्चा अरिथ ट्यूटोरियल्स में ज्वाइन करता है, अरिथराइट बनता है, यदि वो हार्ड वर्किंग है तो उसको फुल मार्क्स आना चाहिए। जब आपका बोर्ड का मार्क्स आए तो यू शुड सिक्योर 100 आउट ऑफ 100। मैं उसी हिसाब से आपके साथ एफर्ट्स करती हूँ। आई विश कि मेरा हर अरिथराइट 100 में से 100 लाए, बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको भी उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द सपोर्ट कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जब हम पढ़ाते हैं, है ना, व्हेन वी डिस्कस एनी टॉपिक, तो अभी चलो हम बात करते हैं, तो हम आपको सारी बातें बता देते हैं। तो मैं आपको पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज ऑनलाइन क्लासेस टू द मैक्सिमम। अब ऑफलाइन आपको पता है कि किसी ना किसी वजह से आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए नहीं आ पा रहे हैं, है ना। मे बी आप बॉम्बे में बैठे हैं, बड़ौदा में बैठे हैं, या कहीं और शहर में आप हैं, तो आप यहाँ पर आ नहीं सकते फिज़िकली, या आप यहाँ भी रहते हैं पर कोरोना फैल रहा है, इसके डर के कारण आप नहीं आ सकते, या डिस्टेंस ज़्यादा है आपके घर का, कोई बात नहीं। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बस उनको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो वो मैं आपको आज की क्लास में बता देती हूँ कि इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। तो बेटा देखो, आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, जब हमने कोई भी नई चीज़ पढ़ना शुरू की तो पहली बार तो आपको देखना ही पड़ेगा कि अब आप रियल नंबर्स पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या क्या है, तो आपने एक बार देखा, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसमें लिखा, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो व्हाट शुड बी द मेथड, यू शुड पॉज द वीडियो। आप वीडियो को वहीं पॉज कर दो और अपने आप उसको सॉल्व करो, सॉल्व इट योरसेल्फ। देखो मत कि मैंने क्या किया, कोई और बुक में भी मत झाँको, डू इट योरसेल्फ। यही तरीका है मैथ्स करने का। हम क्लास में बैठे होते तो भी हम यही करते कि आपसे करवाते हम, पर अभी हम आपको देख नहीं सकते हम क्लास में, है ना। आपके घर में आप बैठ के कर रहे हो तो आई कैन नॉट सी कि व्हाट यू आर डूइंग। तो यदि आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। आप सिंपली वीडियो को पॉज करो, आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखो कि मैंने क्या सॉल्यूशन किया, आपका मेरा सॉल्यूशन सेम है क्या, मैंने कोई उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है,
कुछ कंसेप्ट बताया है। जैसे मैं क्या करती हूँ, अब हमारे यहाँ देखो, ये आपकी जो बैच है ये 12th बैच है, 11 ईयर्स से हम अरिथ्मेटिक ट्यूटोरियल्स में क्लासेस ले रहे हैं, 9th-10th। तो क्या होता है कि हर साल हमारे यहाँ तो बहुत टेस्ट होते हैं। हमारे यहाँ महीने में 4 टेस्ट होते थे, तो महीने में 4 टेस्ट मतलब आप सोच लो साल भर में कितने और 11 साल में कितने। तो हम बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी पड़ती हैं। तो कॉपीज़ चेक करने से क्या एडवांटेज होता है, पता चलता है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। तो उसका क्या एडवांटेज होता है, उससे हमें फीडबैक मिलता है कि कहाँ पर गलती होती है। तो उसका हम क्या एडवांटेज लेते हैं कि हम वो जो भी गलतियाँ किसी एक बच्चे ने भी की या मेजोरिटी ने की, वॉट एवर द मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, वी कंसिडर देम इन टीचिंग। हम उसको आपको जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आई विल टेल यू कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि यहाँ ये मिस्टेक हो जाती है। यदि साइन की मिस्टेक हो जाती है या स्क्वायर में मिस्टेक हो गई या कॉपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे वर्टिसेस कॉपी करने में हो जाती है कि प्लस माइनस है या इधर का उधर लिख दिया, तो जो भी गलती जहाँ पर भी होती है या ट्राइंगल से या ट्रिग्नोमेट्री है, वॉट एवर द मिस्टेक्स आर बीइंग कमिटेड बाय अदर स्टूडेंट्स, उन सब का क्रक्स आपको मिल जाता है कि मैं आपको क्लास में बता देती हूँ। आपने अभी चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, अभी आपने उसमें कोई गलती करी ही नहीं, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं खुद सॉल्व तब तक कोई मिस्टेक आप कमिट भी नहीं करोगे। पर आपको फर्स्ट डे बता दिया गया कि बेटा यहाँ पर ये मिस्टेक होती है, इसको अवॉइड करो। आपको क्या करना है, आपको आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि ये मिस्टेक होती है और मुझे नहीं करनी। यदि आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आप आपके दिमाग में सेट कर लो बेटा कि ये होती है, मुझे नहीं करनी है ना, मुझे ये गलती नहीं करनी है क्योंकि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं। ये नहीं है कि आप फिर खुद गलती करो, आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। हमको क्या करना चाहिए, जो दूसरों की गलतियाँ उससे हम देख लेंगे भैया ये नहीं करना, इस रास्ते नहीं जाना, गिर जाएंगे, गड्ढा है। तो मैंने आपको बता दिया गड्ढा कहाँ कहाँ है, यदि आप देख करके चलोगे तो आप पहुँच जाओगे माउंट एवरेस्ट पे। और यदि आप फिर भी जा कर के गड्ढे में गिरोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा पहुँचने में और आप हाइट पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये बात आपके ऊपर है। जो भी बच्चे फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट्स ज़बरदस्त आते हैं, दे स्कोर फुल मार्क्स 95+ आराम से आते हैं। हाँ, दूसरा मिस्टेक मार्क्स करते हैं सिली मिस्टेक्स में। तो सिली मिस्टेक्स भी क्या होती है, जैसे 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर को कई बच्चे 3 2 6 लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 9 है। ऐसी छोटी छोटी बातें भी थ्रू आउट द सेशन आपको बताई जाएंगी, पर उनको पॉइंट आउट करना, या तो आप कॉपी के फ्रंट पेज पे या एंड पेज पे आप लिख लें ताकि आप उसको रिकॉल कर सकें कि मैम ने क्या बोला था, है ना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें याद रहता है, थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं। तो वो सारे तरीके आपको मैं बताती रहूँगी, आप उनको नोट करते रहें और उनको फॉलो करते रहें। सिर्फ कॉपी में नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू फॉलो दोज थिंग्स। यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप देखो कि आपका रिजल्ट कैसे चेंज होता है, आपका मैथ्स कैसे इंप्रूव होता है और आपके लिए मैथ्स कैसे इंटरेस्टिंग और फनी बनता है। नेक्स्ट है, पे अटेंशन टू ऑल द टिप्स आर कंसेप्चुअल ट्रिक्स दैट आई टीच यू ड्यूरिंग वीडियोस रिगार्डिंग अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी स्टेप्स। कई बार क्या होता है मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है, अभी आपने 9th में भी एग्जाम दिया, पेपर लेंदी था, आता तो था मुझे पर पेपर लेंदी था, छूट गया। तो वो छूटता क्यों है, क्योंकि आप कई सारी स्टेप्स अननेसेसरी लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखना है रीज़न और आपने वहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखी। इनिशियली क्या होता है, आप 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट किया पेपर, तो आपने वहाँ पे आपके पास शुरू में बहुत टाइम था, आपने सजा सजा के सब अच्छे से लिखा सब चीज़ों का रीज़न, और बाद में जब आप पीछे आए तो आपको लगा अब तो टाइम कम बचा है, जल्दी जल्दी वहाँ पे आपने घास काट दी। तो वहाँ पे मार्क्स लूज़ होंगे, क्योंकि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें स्टेप्स चाहिए सारी। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको स्टेप्स नहीं लिखनी है। इस साल करंट ईयर में आपका 10th का पैटर्न है वो 32 क्वेश्चन 1 मार्क है। तो आई टीच यू हाउ टू डू द सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए तो क्या क्या स्टेप ऐड करनी है, क्या क्या स्टेप 1 मार्क में आ जाए तो आपको क्या छोड़ के जल्दी से आंसर निकालना है। क्योंकि यदि क्वेश्चन 1 मार्क में आया तो फाइनल आंसर इज़ इंपॉर्टेंट। आपने कैसे किया उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स नहीं है उसमें, या तो 0 है या 1 है। उसके अलावा बीच में आधा नंबर नहीं देगा टीचर किसने स्टेप्स तो करेक्ट किए, क्योंकि अभी हम कॉपी चेक करते हैं पता चलता है पूरा करेक्ट किया, लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लास्ट में डिवाइड में गलती कर दी या साइन गलत लगा दिया, बच्चे ने पूरा सही किया है पर उसमें मार्क्स नहीं मिल सकते 1 मार्क क्वेश्चन में। यदि वो 3 या 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन करना सीखना है कि हमको टाइम सेव करते हुए 1 मार्क के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सेम क्वेश्चन 2, 3, 4 में आ जाए तो कैसे करना है, क्योंकि कंसेप्ट्स हैं, है ना। कई क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आते हैं, तो वो यदि हमको याद है तो हम डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई करके 1 मार्क में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा नंबर में आ गया तो हम उसको पूरा प्रूव करके बताते हैं। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ें हर चैप्टर के अंदर पता चलती रहेंगी। बट टू मेक अ नोट ऑफ देम इन योर माइंड एंड फॉलो देम इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन एडवांटेज इन ऑनलाइन लर्निंग इज, हाँ यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि जब आप घर में ऑनलाइन क्लास अटेंड करने बैठे हैं तो आपके आसपास का माहौल शांत हो, आप टीवी के सामने ना बैठें, कहीं कोई बात कर रहा है वहाँ पर नहीं बैठें, किसी अलग जगह पे अपने रूम में या किसी एक कॉर्नर में बैठें और बोल दें घर में कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना इतनी देर। और दूसरी बात, खुद ये नहीं कि हम क्लास तो लगा ली लैपटॉप पे और हमने बीच में फेसबुक या व्हाट्सएप लगा लिया या इंस्टाग्राम लगा लिया, दैट विल नॉट हेल्प यू एनी वे। वो चीज़ें कुछ काम नहीं आएंगी। आप क्लास को सीरियसली देखें, सिंसियरली जो बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करें और आप देखो आपके रिजल्ट्स कैसे चेंज होते हैं। क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है बेटा, आपने भी महसूस किया होगा, स्कूल में भी कोचिंग्स में भी, जब हम पढ़ा रहे होते हैं एक्चुअली क्लास में, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो जल्दी से क्वेश्चन करके आंसर दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी बच्चे सब तो नहीं दे पाते, देयर आर 20% स्टूडेंट आउट ऑफ 100% जो क्लास में आंसर दे देते हैं। बाकी के 80% बच्चों को अब क्या लगता है अब तो इसने कर लिया, मैं क्या करूँ। आपकी ज़ील ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन करने की, इसका आंसर आ गया अब मैं क्या बताऊँ, है ना। तो उस वक्त फिर आपको करने की इच्छा नहीं होती। पर यहाँ पे अभी आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, आप ही हो, आप हो और मैं हूँ, है ना। तो आपको मुझे पॉज कर देना है, आपके हाथ में, आप मुझे रोक सकते हो। तो आपने मुझे पॉज किया, अपने आप सॉल्व किया, फिर चेक किया, आपने अपने टाइम के हिसाब से चेक किया कि आपने कम टाइम लिया ज़्यादा टाइम लिया, अपने हिसाब से आपने करके देखा और फिर प्ले किया तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अदरवाइज़ क्लास में ये प्रॉब्लम आपने महसूस की होगी, मतलब मैंने भी महसूस किया कि क्लास में क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं। अब वो क्या होता है, बच्चे बोल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे फिर पूछ भी नहीं पाते। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार इन सबको तो आ गई तो मैं कैसे पूछूं, है ना। हालांकि हम वी ऑलवेज इनकरेज कि आप क्लास में उसको पूछ लो, आपको यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई मुझे आगे ही मत पढ़ाने दो, तो वो ऑप्शन आपके पास अभी भी अवेलेबल है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, हाँ ऐसे तो देखो मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से एडवांस कंसेप्ट तक पूरा उस पर बेस्ड क्या क्या होता है सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ोटो खींच के क्वेश्चन का व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर है 9829852667, ये अरित्र ट्यूटोरियल्स का नंबर है। हाँ तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं क्या करूँगी, मैं सॉल्यूशन करके आपको वापस फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूँगी। और यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन देख करके समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अगले दिन की क्लास में उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके भेज दूँगी आपको, है ना। तो ये तरीका है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू टेक हेल्प, बट हेल्प लेने वाला कौन है, आप। तो वो आपको डिसाइड करना है कि व्हेन यू नीड अ हेल्प, जब भी आपको हेल्प चाहिए आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। यदि हमको ज़रूरत लगी तो हम इंडिविजुअली जूम क्लास भी करते हैं बच्चों की, कि भाई यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा 4-5 क्वेश्चन है तो हम वो जूम क्लास करके बता देते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, पर यूज़ करने वाले एंड यूज़र आप हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। बस मुझे इसमें यही है कि इसमें आपकी एक ज़ील जो है, और यहाँ पर टेस्ट होंगे तो आप कोशिश करें कि उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने की ट्राई करो कि हर टेस्ट में फुल लाओ। जो समझ में नहीं आया पूछो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप पूछो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप डेफिनेटली बढ़िया स्कोर करोगे। आप जहाँ भी हो वहाँ से बहुत ऊपर पहुँचोगे। और यदि आपने 100 का ड्रीम देखा तो आई विश कि आप उसको सक्सेसफुली अचीव करें। यदि आप सिस्टम्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू विल अचीव 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। सो विश यू अ हैप्पी डिजिटल लर्निंग। थैंक यू।